तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है और हमने देखा था कि कॉन्जुगेटेड डाइईन में जो है वो 1,4 एडिशन द्वारा भी पॉलीमराइजेशन होता है और 1,2 एडिशन द्वारा भी पॉलीमराइजेशन होता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के और देखेंगे कि वहाँ किस तरह से 1,4 एडिशन होता है और किस तरह से 1,2 एडिशन होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है वो एक कॉन्जुगेटेड डाइईन का ही पॉलीमर है। नेचुरल रबर कॉन्जुगेटेड डाइईन का ही एक पॉलीमर है जो कि आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। आइसोप्रीन क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है अभी ये कंपाउंड, ठीक है, ये हमारा क्या है? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन है। इसका IUPAC नाम अगर जानना चाहे तो ये होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन। 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है, ये होता है। तो ये हमारी एक मोनोमर यूनिट है। ओके, ये हमारी एक मोनोमर यूनिट है। ये दूसरी यूनिट के साथ, दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ जो है वो बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? यहाँ पे पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये भी क्या है? हमारी आइसोप्रीन है। दो आइसोप्रीन की मोनोमर यूनिट आपस में रिएक्ट करके पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है यहाँ पे, और यहाँ पे इनका जो एडिशन होता है वो 1,4 एडिशन होता है। यहाँ पे इनका जो एडिशन होता है वो 1,4 एडिशन होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ पे CH3, ये यहाँ बॉन्ड बना, ये नेक्स्ट वाला था CH3। ओके, इस तरह से n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स मिल करके पूरी लंबी चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं, और वो पूरी लंबी चेन वाला पॉलीमर जो है हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल रबर कहलाता है। नेचुरल रबर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एडिशन है या फिर ये जो हमारा विन्यास है, यहाँ पे जो आपको इनका ओरिएंटेशन दिख रहा है, ये कैसा कॉन्जुगेटेड डाइईन है? ये हमारा जो है वो सिस ओरिएंटेशन है। कैसा ओरिएंटेशन है डाइईन का? सिस ओरिएंटेशन है। ठीक है, सिस ओरिएंटेशन के केस में यहाँ पे 1,4 एडिशन हुआ है। 1,4 एडिशन हुआ है आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट्स के बीच में, और नेचुरल रबर पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इसी में जो है आइसोप्रीन का यूज करके एक दूसरे तरह का पॉलीमर बनता है। ठीक है, वो भी एक तरह का नेचुरल रबर ही है जिसको स्पेशल नाम दिया गया है गट्टापर्चा। ठीक है, तो वो क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं लिखूं गट्टापर्चा। ठीक है, ये भी एक तरह का नेचुरल रबर ही है जो आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ आइसोप्रीन का बहुलक है। लेकिन इसमें जो विन्यास होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, वो कैसा होता है? ट्रांस ओरिएंटेशन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट मोनो। ठीक है, जो मोनोमर है उसका ओरिएंटेशन ट्रांस होता है, और ट्रांस वाले मोनोमर का जब हम बहुलकीकरण करते हैं या पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जो नेचुरल रबर हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? गट्टापर्चा। ये भी एक तरह का नेचुरल रबर ही है। यहाँ पे भी 1,4 एडिशन ही होगा। ठीक है,
ओके, यहाँ से कोई और आके जुड़ा हुआ होगा, यहाँ से कोई और आके जुड़ेगा, ठीक है, और ये n नंबर ऑफ यूनिट्स मिलके गट्टापचा की आपका पॉलीमर फॉर्मेशन कर देगा। ओके, और ये कैसा है, ट्रांस। फाइन, गट्टापचा जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, गट्टापचा बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हिंदी में से कहे तो ये बहुत ही कठोर कड़क रबर होता है, कठोर और कड़क नेचुरल रबर। एक मिनट, रबर, ठीक है, बहुत ही हार्ड रबर होता है। ओके, तो ये तो हो गई गट्टापचा की बात, जो कि क्या है, हमारा नेचुरल रबर है। दूसरा टाइप का एक और रबर होता है जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक रबर, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर। तो देखते हैं सिंथेटिक रबर क्या होता है। सेकेंड टाइप का कहे हम तो यह होगा हमारा सिंथेटिक रबर। तीन तरह के सिंथेटिक रबर आपको, तीन चार तरह के सिंथेटिक रबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिंथेटिक रबर में पहला जो रबर है वो है हमारा ब्यूना। क्या है पहला रबर, कौन सा है, ब्यूना रबर, ठीक है। ब्यूना रबर में क्या होता है, बेसिकली ब्यूना रबर में जो आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ ब्यूना रबर क्या है, जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ये क्या करता है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में जो है वो 1,4 एडिशन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देगा। क्या, सोडियम की प्रेजेंस में 1,3-ब्यूटाडाइईन पॉलीमराइज हो करके जो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ब्यूना रबर, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक मतलब कि लैब में बनाया गया है इसे, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से लैब में इसे सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे और यहाँ पे आपका, एक मिनट, पॉलीमराइजेशन करके रबर का फॉर्मेशन कर देंगे। फाइन, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स के बीच में 1,4 एडिशन हो जाएगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2, ओके। ये है आपका ब्यूना रबर जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस में क्या होता है, बेसिकली ब्यूना एस में 1,3-ब्यूटाडाइईन, क्या 1,3-ब्यूटाडाइईन की रिएक्शन जो है वो हम स्टाइरीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, स्टाइरीन के साथ। ये हमारी क्या है, स्टाइरीन है, स्टाइरीन के साथ करवाते हैं, जिसमें स्टाइरीन जो है वो क्या होती है, 25% हम क्या लेते हैं वहां पे, स्टाइरीन लेते हैं पूरे रिएक्शन मिक्सचर में, और 75% हम क्या लेते हैं वहां पे 1,3-ब्यूटाडाइईन लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो है वो 1,2 और 1,4 एडिशन जो है वो हो जाता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ पे जो 80% होगा, 80% जो है इस केस में 1,4 एडिशन होगा। 80% क्या होगा, 1,4 एडिशन होगा, और 20% यहाँ पे क्या होगा, 1,2 एडिशन होगा। 20% यहाँ पे क्या होगा, 1,2 एडिशन होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, सोडियम की प्रेजेंस में होगी, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन
होगी। अब यहाँ से आपको ये डायरेक्ट करके बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा। देखो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 2-3 यूनिट एक साथ। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से 80% ये होता है, 20% 1-2 एडिशन होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 1-4 एडिशन ही पढ़ा है। तो 1-2 एडिशन बेसिकली किस तरह से होता है, देखो ये फर्स्ट थी आपकी, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, स्टाइरीन के साथ रिएक्ट किया। तो मान लिया मैंने इसने किया स्टाइरीन के साथ रिएक्ट किया। उसके बाद इस तरह से लिखा है मैंने इसको, इस तरह से लिखा है मैंने इसको। तो मैं कह रही हूँ, मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे 1-4 एडिशन पॉसिबल है, ठीक है, पर जो नेक्स्ट वाली यूनिट लूंगी मैं वो कुछ इस तरह से लूंगी, उसका ओरिएंटेशन में कुछ इस तरह से रखूंगी। बात वही है, बात क्या, बात वही है, आपका जो मॉलिक्यूल है या जो मोनोमर है वो 1,3-ब्यूटाडाइन ही है। ये देखोगे आप, ये क्या है आपकी 1,3-ब्यूटाडाइन ही है, पर लिखा अलग तरीके से इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे मुझे 1-2 एडिशन भी तो करवाना है, सिर्फ 1-4 ही थोड़ी करवाना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा इस तरह से है। उसके बाद वापस से मैं क्या करती हूँ, कोई और मोनोमर यूनिट यहाँ पे लगा देती हूँ। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है, कोई एक यूनिट नहीं है कि 1, 2, 3, 4 यूनिट नहीं है, बहुत सारी अनगिनत मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 1-4 और 1-2 एडिशन एक साथ कैसे होता है। तो बेसिकली पूरी रिएक्शन ब्यूना एस में 2 ही तरह के मोनोमर है आपके, एक तो है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा है स्टाइरीन, जो आपस में रिएक्ट करता है और आपका ब्यूना एस का फॉर्मेशन करता है। पर इनका रिएक्ट करने का तरीका अलग है। 80% जो है वो 1-4 एडिशन, 20% जो है वो 1-2 एडिशन, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो किस तरह से हम रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे मैंने कहा जैसे फर्स्ट वाले में तो 1-4 एडिशन ही होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इसके साथ देखो सेकेंड नंबर कार्बन, इधर से सेकेंड नंबर कार्बन, ठीक है, और इसके लिए ये फर्स्ट है मान लो, ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर कार्बन। ओके, तो यहां से वापस से ये, यहां से ये, यहां से ये आगे और किसी से जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और फाइनली आपका एक पॉलीमर का चेन बनेगा, CH CH2, ये बीच में बॉन्ड बन गया दोनों के, ठीक है, यहाँ पे बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया C6H5CH2। अगेन यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे CH11CH2, यहाँ देखो कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, ये वापस CH11CH, ओके, ये आपकी पूरी एक यूनिट है। अब ये जो यूनिट है ना, ये पूरी इस पॉलीमर में रिपीट होती रहेगी, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, n टाइम जो है ये रिपीट होती रहेगी। और क्या करेगा, ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, और वो पॉलीमर आपका क्या कहलाएगा, ब्यूना एस पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, ब्यूना एन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूना एन। अभी तक हमने देखा ब्यूना एस, नेक्स्ट देखते हैं ब्यूना एन। वहां पे एस क्यों कह रहे थे, वहां पे हमने स्टाइरीन यूज करी थी। ब्यूना एन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल यूज करेंगे, ठीक है। इनका क्या बनता है, सह बहुलक बनता है आपस में। तो देखो किस तरह से ये होगा। अगेन आप लेंगे क्या, एक 1,3-ब्यूटाडाइन, हमें कॉन्जुगेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही लेंगे। दूसरा हम लेंगे यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल, दूसरा हमने क्या लिया, एक्रिलोनाइट्राइल। अब यहाँ पर भी सेम केस है कि क्या होगा, ये हम लेते हैं 75% और ये हम क्या लेते हैं 25% रिएक्शन मिक्सचर में, ओके। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पर भी 1-2 और 1-4 एडिशन दोनों ही हो सकते हैं।
तो यहाँ पर भी हम कहेंगे 1,4 और नहीं लिखेंगे 1,4 and 1,2 एडिशन, 1,4 and 1,2 एडिशन। पर वो होगा किस तरह, ये पैटर्न फिक्स है, ये ध्यान रखना। इसी पैटर्न में ये पूरी एक यूनिट है हमारी, ठीक है, और ये क्या करती है, रिपीट करती है इसी पैटर्न में, तब जाके पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, n नंबर टाइम रिपीट करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 1,2 और 1,4 जो है एडिशन होगा, और उसका जो प्रोसेस है वो क्या है वो देखते हैं अभी। ओके, तो चलो, ये भी मैं कह रही हूँ कि ये भी क्या होगा, इस तरह से नहीं समझा जा सकता। तो मॉलिक्यूल तो यहाँ पे क्या होते हैं, हम दो ही यूज करते हैं, दो तरह के ही यूज करते हैं, दो ही नहीं, दो तरह के ही यूज करते हैं। पर दो तरह के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किस तरह से करेंगे वो देखना है हमें। तो ये मैं फिर इसके लिए आपको बताती हूँ इस तरह, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ओके, और फिर ये आगे रिएक्ट करेगा CH2 CH, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, फाइन, CH2, ओके। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगेन मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि हमने कितना यूनिट को जो है वो एक सिंगल लाइन के रूप में लिखा था, सिंगल चेन के रूप में लिखा था, ठीक है। ये दो तरह के मॉलिक्यूल को हमने लिखा था। तो नेक्स्ट जो तीसरा मॉलिक्यूल था इसी का हमने उसको इस तरह से लिखा था, और बीच में जो है स्टाइरिन लिखा था, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमने 1,3-बीटाडाइन का एक ही मॉलिक्यूल इस तरह से लिखा है, दूसरा मॉलिक्यूल हमने इस तरह से लिखा है, ओके, और ये हमारा बीच में एक्रिलोनाइट्राइल है यहाँ पे, क्लियर। तो ये पैटर्न फिक्स है, इसको दिमाग में बिठा लेना कि ब्यूना S के लिए वो पैटर्न होता है, ब्यूना N के लिए ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 1,4 एडिशन होगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे रिएक्ट करेगा, ये बीच में जो भी आगे वाली यूनिट होगी ना उस पे जाएगा, ये आगे जो भी होगा उस पे जाएगा, ठीक है, और फाइनली जो है हमारा बना देगा एक पॉलीमर यूनिट। तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूं तो ये मैं इस तरह से लिखूंगी, CH2C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आगे किसी और मॉलिक्यूल से जुड़ता है, किसी और से कौन जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, आगे वापस से इस तरह के मॉलिक्यूल से ये यूनिट जो है वो पूरी रिपीट होगी। ये जो मैंने कोष्टक में डाला है ना, ये एक यूनिट है, ये यूनिट जो है वो n टाइम्स जो है रिपीट होती है, क्लियर ये चीज, ओके। तो ये था हमारा ब्यूना n टाइप का मॉलिक्यूल, ओके, फाइन। एक पॉइंट छूट गया ब्यूना S में, ब्यूना S जो है यहाँ पे वो किस में यूज होता है, जो टायर्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं और जूतों के जो सोल होते हैं, जूतों के जो सोल होते हैं उनमें ब्यूना S का यूज लिया जाता है। टायर्स और जूतों के जो सोल होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम ब्यूना S यूज में लेते हैं। तो ये एक पॉइंट ऐड कर देना, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये था ब्यूना N। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसी का जो संश्लेषित रबर है उसका लास्ट पार्ट है यहाँ पे नियोप्रीन रबर, लास्ट है नियोप्रीन रबर। ये भी एक तरह का क्या है, सिंथेटिक रबर है, ओके। नियोप्रीन रबर क्या करता है, नियोप्रीन रबर में हम यहाँ पे 2-chloro-1,3-बीटाडाइनिन लेते हैं, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लोरोप्रीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं। क्लोरोप्रीन क्या होता है, देखो CH नहीं लिख करके हम यहाँ पे H हटा के क्या लिख देते हैं, क्लोरीन है, ये भी कॉन्जुगेटेड डाइईन ही, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन H हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और आगे इस तरह से 1,4 एडिशन करके ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देंगे, n नंबर ऑफ
यूनिट जो है वो यहाँ पे होगी आपके पॉलीमर में, ठीक है, n नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे रिपीट होंगी और वो नियोप्रीन रबर का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये जो नियोप्रीन रबर होता है बेसिकली, ये जो संश्लेषित रबर है वो मौसम के प्रतिरोधक में अच्छे तरीके से काम आता है। जो भी अलग अलग तरह के मौसम होते हैं उनको प्रतिरोधित करने के लिए संश्लेषित रबर जो है वो काम आता है। जैसे बारिश हो गई तो बारिश हो गई, आपने कहीं इस तरह का रबर सिस्टम लगा दिया है, ओके, तो क्या करेगा, पानी घुसेगा नहीं उसमें से, फाइन। तो सर्दी है तो उस हिसाब से आपको गर्मी महसूस हो तो उस तरीके से वो रबर का यूज किया जाता है। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें नियोप्रीन रबर जो है वो बदलते हुए मौसम को प्रतिरोधित करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज पर प्रतिरोधित करने के लिए संश्लेषित रबर का हम अच्छे से यूज करते हैं, ओके। तो ये तो थे सारे के सारे सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर, ओके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये सारे हम लैब में बनाते हैं और ये सब हमारे डेली रूटीन में यूज में भी लिए जाते हैं, हमें पता नहीं है पर ये सारे हमारे डेली रूटीन में यूज में लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम प्रतिरोधक के रूप में काम में लिए जाते हैं नियोप्रीन, फिर जूतों के सोल वगैरह बनाने के लिए, टायर वगैरह बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो डेली यूज में ये सारे हम यूज में लेते हैं, क्लियर ये चीज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे वल्केनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? बेसिकली वल्केनाइजेशन का कहने का मतलब है, यहाँ पे हिंदी में लिखूं तो ये होता है रबर का वल्कीनीकरण। हम क्या करते हैं यहाँ पे रबर का वल्कीनीकरण करते हैं। वल्कीनीकरण करने की जरूरत क्या पड़ी और वल्कीनीकरण होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी आपके नेचुरल और सिंथेटिक रबर होते हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही जो है वो अच्छी तरह से काम करते हैं। क्या? जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक रबर होते हैं उनकी जो प्रत्यास्थता होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, वो एक पर्टिकुलर निश्चित सर्टेन टेम्परेचर तक ही जो है वो सेटिस्फाई करती है हमें, ओके। जैसे कि कुछ आपने रबर्स देखे होंगे जो सर्दियों में तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। रबर क्या होते हैं, सर्दियों में सिकुड़ते हैं, ये तो हम देखते हैं रेगुलर अपनी लाइफ में, ठीक है। और गर्मियों में ऐसे रबर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। जैसे कि हेयर बैंड के रबर आप देखेंगे तो गर्मियों में बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। और आपको जो ये पेंसिल रब करने के जो इरेज करने के लिए जो आप इरेजर यूज करते हैं, ये भी आप देखेंगे कुछ टाइप के जो रबर होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं गर्मियों में, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि इनकी इलास्टिसिटी जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही हमें सेटिस्फाई कर सकती है, उसके ऊपर जो है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये रबर प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, क्योंकि अब जैसे टायर है, अब वहां पे वो चिपचिपे हो जाए या सिकुड़ जाए तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना, वो तो नहीं पॉसिबल है, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक जो टेक्निक यूज की गई वो है वल्कनाइजेशन। रबर का क्या कर देते हैं, वल्कनाइजेशन कर देते हैं, जिससे रबर का प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ओके। और उस वल्कनाइजेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं रबर को सल्फर के साथ गर्म। क्या करते हैं, रबर को सल्फर के साथ करते हैं हम गर्म, ठीक है। और गर्म करने की वजह से जो है उनकी एलाइलिक पोजीशंस के बीच में रबर की जो चेन्स होती है, पॉलीमर चेन होती है, उनकी एलाइलिक पोजीशन के बीच में सल्फर जाके एक क्या कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब करता है तो वहां पे उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल दे के आपको बताती हूँ, ओके। तो आपको क्लियर होगा कि वल्कनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। देखो, ये कोई आपकी एक पॉलीमर की चेन है,
ये कोई रबर पॉलीमर की चेन है आपकी, ठीक है। ये CH आपने मान लो दो तरह की नहीं, दो चेन ले ली आपने यहाँ पे दो चेन ले ली। एक मिनट, ये दो तरह की चेन ले ली। तो ये रबर की जो दोनों चेन है उसको हम अभी करेंगे सल्फर के साथ गरम, सल्फर के साथ इसको गरम कर देंगे। जैसे ही इसको सल्फर के साथ गरम करेंगे, इसकी जो एलाइलिक पोजीशंस है उनके बीच में सल्फर जाके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। एलाइलिक पोजीशन अब क्या कहेंगे आप, कहाँ है? देखो मैंने पहले भी बताया हुआ, ये हमारा क्या है कि एलाइलिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एलाइलिक ग्रुप होता है। फाइन। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि एलाइलिक पोजीशंस क्या है यहाँ पे। ओके, ये CH3 लगा दो यहाँ पे, ये CH2 नहीं है, CH3। तो हम यहाँ पे कहेंगे, एक तो हमारी एलाइलिक पोजीशन में ये कह सकते हो, अगर मुझे बनाना ही है तो, ठीक है। एक तो मैं कह सकती हूँ ये मेरी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी मेरी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ओके। और ये भी तो एलाइलिक पोजीशन ही है, ओके। क्यों? देखो, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी एलाइलिक ही पोजीशन है, ये भी एलाइलिक ही पोजीशन है। पर हम एक सुटेबल साइट पर जो है वो सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन, सल्फर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे दोनों चेन्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके और इसके बीच में जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसके और इसके बीच में सल्फर को कोवलेंट बॉन्ड से ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों ही एलाइलिक पोजीशन है। तो ऐड करने से यहाँ पे देखो CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 डबल वन CH CH2, ओके। CH2 आप लिख लेना इसको सही से, CH3, क्लियर। मैंने कहा मैं इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना देती हूँ। ये यहाँ ये सल्फर आया और इसके और इसके दोनों एलाइलिक पोजीशन थी, तो हमने दोनों के बीच में जो है वो सल्फर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दिया, या फिर इसके साथ इन दोनों चेन के बीच में यहाँ पे एक सल्फर का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं सल्फर ब्रिज, सल्फर ब्रिज। तो किसी भी नेचुरल या सिंथेटिक रबर के पॉलीमर चेन के बीच में सल्फर ब्रिज का फॉर्मेशन करने पर इलास्टिसिटी क्या होती है, रबर की इंक्रीज हो जाती है, या फिर आप हिंदी में कहें तो प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जो क्या करता है, रबर को अत्यधिक कठोर और मजबूत करता है। वल्कनाइजेशन क्या करता है, वल्कनाइजेशन जो है रबर को कठोर और मजबूत करता है, ठीक है। और क्या करता है, प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, प्रत्यास्थता बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कठोर और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी तो कठोर और मजबूत हो जाएगा, जिससे ये आसानी से जो है वो सर्दी गर्मी कुछ भी झेल सकता है। तो ये पर्पस था कि आपको जो आपका जो रबर है उसको ज़्यादा जो है वो यूजफुल बनाया जाए, उस पर जो है वो मौसम का इफेक्ट कम से कम पड़े, उसके लिए वल्कनाइजेशन कराया गया। फाइन, ओके। तो यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स वाला, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एल्काइंस स्टार्ट करेंगे शुरू से, कि बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम एल्काइंस की, एल्काइंस होते क्या है, नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, ओके।